हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे एक जो हेज फंड मैनेजर होता है, एक इंस्टीट्यूशन ट्रेडर होता है। मतलब आपको पता है कि जो मार्केट है वो बड़े ट्रेडर ही चलाते हैं। मतलब अपने पास 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट चलता है बड़े हजार हजार करोड़ रुपए जब मार्केट में लगाए जाते हैं तो उस हिसाब से मार्केट चलता है। और इतना पैसा किसी इंडिविजुअल के पास, मतलब किसी सिंगल पर्सन के पास होना पॉसिबल नहीं होता। मतलब ये जो पूरी एक जो इंस्टीट्यूशन होती है या फिर हेज फंड मैनेजर होते हैं, वो पूरा मिलके मार्केट को चलाते हैं। ओके, ये आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। तो उसमें से ही इनको मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, इनके इंटरव्यू वगैरह। तो मुझे इनमें भी कुछ ऐसी बातें लगी जो आपको सुननी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें से पार्ट में से क्लिप कट करी हैं। और उसके बाद जो मेन मेन टॉपिक जो इन्होंने बोले हैं, जो कि अपने को फोकस रखने चाहिए और उनको अपने को ध्यान रखने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो आगे बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। इनका नाम है, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ इसको पहले से आपको मैं। इनका नाम है रे बोरोस। ओके, इन्होंने 20 मिलियन डॉलर को 948 मिलियन डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। समझ रहे हो, बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा। ओके, बहुत ज़्यादा पैसा होता है ये। तो इतने बड़े ट्रेडर हैं, इतना बड़ा पैसा इन्होंने किया है, तो कोई इनको आता होगा मार्केट। समझ रहे हो, और ये कुछ बोलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिलेट करना है कि आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है अपनी ट्रेडिंग लाइफ को सुधारने के लिए। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इनका पहला टॉपिक आ रहा है, व्हाट इज़ योर ट्रेडिंग एनालिसिस प्रोसेस। मतलब किस तरीके से आप एनालिसिस करते हो मार्केट को, तो वहां से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। ओके, What is your trading analysis process like? Like what you look at first, then step by step. Just before we go there, I just want to make it clear that incredible track record was over almost 12 or 15 years, quite a long time. It didn't happen overnight. The way I look at the markets, I tend to firstly identify what the trend of a particular time frame. So, I might be trading the weekly trend or the monthly trend or whatever it is. तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि जब आप एनालिसिस करते हो मार्केट को, तो सबसे पहले आपको ओवरऑल ट्रेंड देखना है कि मार्केट चल किस डायरेक्शन में रहा है। अब बैंक निफ्टी की बात लेके चलते हैं अपन। ओके, अपन तो बैंक निफ्टी ट्रेडर है, बैंक निफ्टी की बात लेके चलते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरीके से होता है, बैंक निफ्टी में होता है कि मंथली में तो आपको दिखाई देता है कि मार्केट बुलिश चल रहा है। ओके, वीकली में भी ज़्यादातर आपको बुलिश दिखाई देता है, लेकिन आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना है सबसे ज़्यादा। अपने को डेली टाइम फ्रेम ज़्यादा एनालिसिस करना है। डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो उसके अंदर अपने को देखना है, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखना है, 30 मिनट में देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे काम करना है। ओके, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर यहाँ पे ये समझा देता हूँ। आप ये इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके अपनी भाषा में बैंक निफ्टी रिलेट करके वो आपको समझाता चलूंगा साथ साथ। ओके, चलते आगे, सुनते हैं क्या बोल रही है। I want to look at the trend of that time frame, and then I want to consider whether or not that trend is likely to continue or change. ओके, तो आपको ये ट्रेंड एनालिसिस करना है कि मार्केट चल किस डायरेक्शन में रहा है, और उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ट्रेंड चलता रहा है तो आपको कंटिन्यूशन पैटर्न देख देख के आपको ट्रेडिंग करनी रहे। ओके, अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक इन्होंने क्या बोला है। So I think that is the key for me to really nail down whether the current trend is likely to change, in which case I'm looking for change in trend patterns, or the trend is likely to continue, in which case I look for continuation patterns. So Ray, do you look at the higher time frames or the lower time Yes, frames? yes. The question, what is the trend of the time frame I'm trading? I look at my trend time frame first, and then I look at the higher time frames. The lower time frames come into the execution part. So if I can clarify that a little bit, if I'm trading the weekly trend, I'll look at the one. अब मैं आपको बैंक निफ्टी के हिसाब से आपको समझा देता हूँ। जैसे ये बोल रहे हैं कि मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को देखता हूँ, मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, और उसके बाद जो मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ वो मैं करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। जिस तरीके से अब अपन कर सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम में अपन ट्रेंड देख सकते हैं मार्केट का, और एंट्री के लिए अपन देख सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट, 3 मिनट। ओके, जो भी अपन काम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को एंट्री उसमें करनी है। एनालिसिस अपने को बड़े टाइम फ्रेम, ये कोई बात बोल रहे हैं तो आपको इम्पोर्टेंट थोड़ा होनी चाहिए, वो बात आपको दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा पैसा बनाया है और
हेज फंड मैनेजर रही हैं, बहुत लोगों से मिले भी होंगे और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में भी देखा होगा कि किस तरीके से मार्केट को ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें होंगी ऐसी जिनको रिटेल ट्रेडर ध्यान में रख सकता है। ओके, अब आगे सुनते हैं। The daily trend to enter the market. So that's the execution phase. But don't worry too much about the trend for the execution phase. That's mainly the trader's time frame and the higher time frames that are important to me. I think retail traders mainly lose money because they don't have a plan, a trading plan. They're trading off their gut feel, or if they have a plan, they don't execute it. ये जो बीच बीच में मैंने ये लगाए हैं तो इसका मतलब मैंने क्लिप कट करी है और जिसमें से मेन पॉइंट निकाले हैं बड़े इंटरव्यू के अंदर से और आपको वो दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो रिटेल ट्रेडर मतलब अपने जैसे जो ट्रेडर जिनके पास छोटा पैसा होता है, उनका मेनली पैसा गंवाने का कारण होता है कि उनके पास कोई भी एक ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। उनको ये नहीं पता होता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, कहाँ से मेरे को यहाँ पे ब्रेकआउट एरिया है, कहाँ से क्या एरिया है, कहाँ पे सपोर्ट हो सकती है, कहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। उन्हें कुछ नहीं पता होता। वो बस आते हैं अगले दिन और ट्रेड करते हैं, सिंपल। ओके, इसलिए वो लूज करते हैं। दूसरा, अगर उनके पास कोई प्लान होता है तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। वो प्लान लेके आते हैं, करते हैं वो दूसरी चीज़ें हैं मार्केट में। जैसे आपने कभी प्लान बनाया होगा कि ऐसे ऐसे मेरे को करना है, 2000 रुपये का रिस्क लेना है, ये करना है, आपने जैसा प्लान बनाया होगा, लेकिन शाम तक आपने 3000 का रिस्क ले लिया होगा, तीसरी कोई स्ट्रेटजी लगा दी होगी, कुछ और ही कर दिया होगा। तो इस वजह से ये जो है, इसकी वजह से बोलते हैं कि इसलिए लूज करते हैं मनी। एक प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट में रिटेल ट्रेडर नहीं चलता है। आगे सुनो, आगे ये क्या कह रहे हैं, और ऐसे बहुत ज़्यादा लर्निंग इसके अंदर छुपी हुई है वीडियो के अंदर। So what are the other common mistakes that you see retail traders make all the time? Well, I see trading success as a function of three things. You have your methodology, you have your money management, your position sizing, and so on. And then probably the most important is the ability to consistently execute both your money management and your method rules. And देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है कि इन्होंने बताया कि रिटेल ट्रेडर अगर उनको सक्सेस करना है मार्केट के अंदर तो वो 3 चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रख सकते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ये चीज़ें बता रहे हैं। एक, अपने पास एक प्लान होना चाहिए मार्केट के बारे में। उसके बाद अपने पास मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। और उसके बाद वो जो रूल और मनी मैनेजमेंट जो भी आ जाती है, मनी मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे पोजीशन साइजिंग आ गई, रिस्क पर ट्रेड हो गया, कितना परसेंटेज कैपिटल का रिस्क लेना है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। तो अपने पास एक प्लान होना चाहिए, प्लान के बाद रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सब होनी चाहिए। और उसके बाद कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए कि अपने को केवल वही चीज़ें बार बार करनी है, अपने को तीसरी चीज़ नहीं लानी है। अपने अगर जो एक रूल बनाया, अपने को उसी रूल को ही फॉलो करते जाना है, तो वो कंसिस्टेंसी के अंदर आता है। ओके, ये चीज़ें ये बोल रहे हैं, तो अपने को ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। अब आगे सुनो, आगे ये क्या बोल रहे हैं। retail traders, all of their focus will be on the method. Just give me, idea that, oh, look, I'm going to be right 99% of the time, and I'm going to take $1,000 and make $1 million yesterday. They just don't have a realistic concept of how hard trading is. देखो कितनी बड़ी बात बोल दी है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा के अंदर। इन्होंने बोलते हैं कि रिटेल ट्रेडर वो स्ट्रेटजी के पीछे भागता रहता है। उन्हें ऐसा एक स्ट्रेटजी चाहिए जिसका विन रेट हो 95%, 99%, 100%, जो कभी लॉस दे ही ना। वो ऐसे ही इन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि ये सब चीज़ें मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कि वो लॉस, ऐसा नहीं होता कि लॉस नहीं होता, लॉस इनका भी होता है। ये आगे बताएंगे उन सब चीज़ों के बारे में। तो रिटेल ट्रेडर केवल स्ट्रेटजी के पीछे भागता है, स्ट्रेटजी से कभी पैसा नहीं बनेगा। इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि ट्रेडिंग कितनी हार्ड है। अगर आप इस तरीके से देखते हो तो कि आप पर स्ट्रेटजी के पीछे भागोगे तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत हार्ड हो जाएगी। ओके, तो अब आगे सुनते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। In accord with making my 20-25% this year. Last year I only made 10. It happens, you can't push it. And hopefully at some point I'll get in sync with the market again and I'll be okay. What happens with the retail traders is they can't take these periods where you. इन्होंने भी बताया है कि जो साल होते हैं, किसी साल में 20% बनाता हूँ, किसी साल में 10% ही बना पाता हूँ अपने कैपिटल पे, जो कि कैपिटल ये ट्रेड करते हैं उसके ऊपर बोल रहे हैं ये। तो ये पार्ट होता है, ये एक पार्ट होता है जिसमें लॉसेस भी
चलते हैं, सबके चलते हैं, इनके भी लॉसेस चलते हैं, तो वो एक पार्ट होता है। अब देखो ये इसमें क्या लाइन है, मोस्ट रिटेल ट्रेडर कान नॉट टेक लॉसेस, समझ रहे हो? जो रिटेल ट्रेडर है वो लॉस लेना ही नहीं चाहता, ये सबसे बड़ी गलती आ जाती है। लॉस लेने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर आपकी स्ट्रेटजी का विन रेट कम भी है ना, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, वो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट को अच्छा करके, रिस्क रिवार्ड को अच्छा करके, इन सब चीज़ों को अच्छा करके बना सकते हो। ओके, अब देखो आगे क्या बोलते हैं। Just not in sync with the market. I call it ebb stage. You're in an ebb stage and everything you do can be wrong. So your job as a trader is to manage the loss. You want to keep those losses as minimal as possible. And what tends to happen with retail traders is that they just let it grow and suddenly, they blow their accounts. And it's just so ये बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको लॉस कब लेना है और आपको कितना लॉस लेना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन रिटेल ट्रेडर ऐसा नहीं करते हैं। रिटेल ट्रेडर हमेशा मतलब ये चाहते हैं कि उनका कभी लॉस हो ही ना। ओके, तो वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे रहते हैं, तो इसलिए वो हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं मार्केट से, इसलिए वो जो अपने अकाउंट है उनको खाली करके चले जाते हैं। ओके, समझ रहे हो? ऐसा आपने भी कई बार किया होगा गलती बैंक निफ्टी के अंदर। अपन सारी जो चीज़ें हैं रिलेट करके मैं आपको बैंक निफ्टी के हिसाब से समझाता जाऊंगा। ओके, तो ये चीज़ आप समझना। What would you advise retail traders to do to overcome a losing streak? When they feel discouraged after blowing accounts, or what advice do you have for them? इसने क्वेश्चन पूछा है कि जो रिटेल ट्रेडर है, अपने जैसे ट्रेडर, जो लूजिंग पीरियड आता है जिसमें अपन लॉस करते हैं, उसको कम कैसे कर सकते हैं और अपने अकाउंट को खाली होने से कैसे बचा सकते हैं। ओके, अब ये उनका आंसर देंगे। There are two ways of handling this. The more sophisticated way is to exit more quickly. And I know that's very difficult because in the courses that I teach, for example, I have what I call soft stops. Pete Titelmeyer, the market pro. देखो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि लूजिंग पीरियड आता है जो रिटेल ट्रेडर का, उससे बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। उससे बचने के लिए इन्होंने बताया है कि 2-3 मेथड है जिनको अपन यूज कर सकते हैं, जिसमें से पहला मेथड आता है कि अपन पोजीशन में से एग्जिट जल्दी हो जाए। किस तरीके से एग्जिट होनी चाहिए वो आगे बता रहे, सॉफ्ट स्टॉप करके एग्जिट, पोजीशन में से एग्जिट जल्दी किस तरीके से होते हैं अब आगे बताएंगे। Guy taught me this. So I have a hard stop in the market beyond which I'm not prepared to let the market go. That's it. That's my limit. But then I use what I call soft stops, which is Peter's idea, which I will exit very quickly. So give an example. Let's call a breakout. We have a certain pattern I call FTP. The market breaks out. If the market doesn't start moving in the breakout direction within 3 bars, so daily bars, 340-minute, whatever, I'm out of the trade. If the market breaks out and देखो ये कितनी अच्छी बात बताई है इन्होंने। इन्होंने बताया है कि एग्जिट, जल्दी एग्जिट करने का मतलब होता है कि आपने कोई ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया। मान लो अपन ने कोई बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया। अगर आपको दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट जितनी जल्दी या जितना अच्छा चलना चाहिए उतना अच्छा नहीं चल रहा है, इसके अंदर कुछ रिस्क दिखाई दे रहा है मेरे को, तो उस जगह पे अपन जल्दी से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं चलने वाला, ये वापस रिवर्स हो रहा है या फिर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से एग्जिट हो जाओ वहाँ से। ओके, अगर वो 1 से 2 कैंडल के अंदर मूव नहीं करा, क्योंकि ब्रेकआउट आता है तो बहुत फास्ट मूव होता है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वहाँ से जल्दी एग्जिट हो जाओ। ये सबकी कंडीशन अलग हो सकती है। कोई डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होगा, वहाँ पे 2-3 दिन के अंदर अगर बड़ा मूव नहीं आ रहा तो वहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए अपने को। तो ये सब चीज़ें इनमें बताई जा रही हैं। तो आपको समझना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ों के ऊपर नोटिस करवा रहे हैं आपको, कि क्या क्या चीज़ें जो बड़े ट्रेडर हैं वो फॉलो करते हैं, क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं। अब देखो एक चीज़ आपको पता है कि जब भी ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद आप देखते होगे कि जब वो फेल होता है, फेक ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट बहुत तेज़ नीचे से गिरता है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, अगर वहाँ पे आप फंसे रह गए तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि जल्दी से एग्जिट हो जाओ, वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद भी अगर आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा है मार्केट, तो उसके करने दो, क्योंकि ये मार्केट का काम है। आपको उससे रिग्रेट फील नहीं करना है। रिग्रेट फील करोगे, देखो 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपने ट्रेड मिस कर दिया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने जल्दी एग्जिट कर दिया और फिर उसके फेवर में चल गया, या फिर आपने ट्रेड जल्दी एग्जिट कर दिया या फिर और ऊपर चला गया ट्रेड, तो आपको रिग्रेट फील होने लगता है। और रिग्रेट जब फील होगा तो वो आपको गलत ट्रेड में एंट्री करवाएगा। जब भी गलत ट्रेड में आप एंट्री करोगे तो वहाँ से आपको रिवर्सल में आके आपका सारा जो कमाया हुआ पैसा है वो भी लेके जाएगा वो। तो इसलिए पोजीशन पे कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, जितना मिल गया उतना आप लेके रख लो मार्केट से। ओके,
ये सब चीज़ें इनमें बताई गई। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। then to the downside and closes back into congestion, I'm out of the trade. And retail traders find it difficult to do this because there's the fear, what if I get out and then the market goes my way? And my answer to that is you can always get back in. You know, nothing's stopping you. Okay, you made a mistake, you're going to get back in again. But they can't do that. They prefer to hang on and wait for their stop to be hit. अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात बोल दी। तो क्या है, अपन जो है बिल्कुल ऐसे जो कोर्स में जो वीडियोस में बता दिया होता है वो सब लेके बैठे रहते हैं। अपने को क्या बता दिया जाता है कि स्टॉप लॉस बिल्कुल फिक्स रखो, जब तक वहां से ना आए, जब तक मत कटो, यहाँ तक आ रहा है वापस जा रहा है तो वहां से मत काटो स्टॉप लॉस को। सिस्टम यह होता है कि अगर आपको दिख गया कि आपके फेवर में नहीं चलने वाला मार्केट, आपको कई बार दिख जाता है कि मार्केट नहीं चलने जाता, लेकिन आप रूल के फॉलो के चक्कर में आप उसको बैठे रहते हो लेके, और उस वजह से लॉस लग जाता है आपको। तो इसलिए अगर आपको दिख गया कि आपके फेवर में नहीं चलने वाला तो वहां से एग्जिट हो जाओ। सिंपल ये बात है। ओके, ये पे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फिर आपको कोई चांस मिल रहा है तो आप फिर एंट्री ले सकते हो वहां। When I'm in an ebb stage, my losses are very, very tiny because I'm executing my soft stops. By ebb stage, it means I take a breakout and it fails, market goes back, I'm out of the trade. Market's not doing what I want, I'm out of the trade. Okay, that's really great advice, Harvey. What do you think is the difference between hedge fund traders and retail traders? हेज फंड ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स में क्या फर्क होता है, अब ये बताएंगे आगे। The larger hedge funds and the banks have the support of a whole organization behind them. They've got the research department. You don't have to worry about your money management because the back office will do that for you. देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हेज फंड मैनेजर होते हैं, जो हेज फंड जो होते हैं बड़े बड़े, उनके पीछे पूरी टीम होती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि आपको एनालिसिस करके या फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट तैयार करके आपको पहले से प्रोवाइड करती है। और उसमें आपको बिल्कुल सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है। उसमें आपको बताया जाता है कि वो पूरे सिस्टम में बंधे हुए होते हैं ये मैनेजर जो होते हैं हेज फंड मैनेजर, कि आपको इतना लॉस लेना है, इतने तक आप जा सकते हो, इससे कम आप नहीं करना। ये सब चीज़ें ये रूल में बंधे हुए होते हैं। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर हैं उनके साथ ऐसा नहीं है, वो अपने मालिक खुद होते हैं, तो वो अपने हिसाब से लॉस लेते हैं, अपने हिसाब से प्रॉफिट लेते हैं। समझ रहे हो? तो ये एक फ़र्क है जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया शॉर्ट में, तो मैंने थोड़ा इसको लंबा बढ़ा के बता दिया आपको। What are the common strategies used by hedge fund managers? हेज फंड मैनेजर जो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके, तो वो उसके बारे में बताएंगे कि ये कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। The one thing I would say that the more successful ones is very rigid risk management. देखो कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप देखते हो कि जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं या जो भी बड़े ट्रेडर हैं, जो अभी इंडियन में भी हैं, जो फॉरेक्स में भी है, क्रिप्टो में भी जो भी है, वो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं? रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट, केवल इन 2-3 चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि और कोई स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकती। स्ट्रेटजी क्या ले आओगे आप अगर ये सब चीज़ें ठीक नहीं रख रहे तो आपका एक ट्रेड आपको बर्बाद कर सकता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरे को लगा कि ऐसा आपको रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको ज़रूरत है ऐसी वीडियो की, तो मैं आपको पूरा रिस्क मैनेजमेंट समझा दूंगा एक वीडियो के अंदर कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, किस तरीके से आप हर प्रकार के कैपिटल के ऊपर आप अपने हिसाब से एक लोट पे कितना रिस्क लेना चाहिए, एक लोट पे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, उस हिसाब से आप कंफर्म मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो के अंदर। ओके, आगे। Their position sizing is very careful. They'll get out of, they have very clearly, if it gets to this level, I'm out of the trade, however it might get there. My position sizing for this type of trade is X dollars. I'm in a flow stage, I'm going to increase my exposure. I'm in an ebb stage, I'm going to decrease my exposure. Whatever it is, they have very rigid exit positions and money management positions. देखो, सबसे बड़ी बात यही बोल रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में यही सब आता है कि हमने कोई लेवल बना दिया कि यहाँ तक आएगा तो इसके बाद मैं एग्जिट हो जाऊंगा, फिर चाहिए उसके बाद कुछ भी कंडीशन बने, मेरे को देखना ही नहीं है, यहाँ तक आया तो एग्जिट है, क्योंकि इतना ही लॉस मेरे को ऑर्गेनाइजेशन ने दे रखा है कि इससे ज़्यादा लॉस आप ले नहीं सकते, क्योंकि वो रूल में बंधे हुए हैं। तो इसलिए ये सब बता रहे हैं कि ये जो ये एग्जिट पोजीशन का ये बताया है ना, आप बार बार ये एग्जिट पोजीशन के ऊपर बार बार बात कर रहे हैं कि ये लॉस बड़ा नहीं लेते, लॉस को जल्दी कट करते हैं, लॉस को जल्दी कट करते हैं, बार बार ये बोल रहे हैं कि ये बहुत टाइट पोजीशन ऐसे रखते हैं कि जैसे इनके फेवर में नहीं चलता मार्केट, इनको कट करना पड़ता है। ओके, तो ये सब चीज़ें याद रखो कि लॉस को कितनी जल्दी कट करते हैं, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है इसमें से। And I think that's what distinguishes the hedge funds from anybody else.
I think the really good hedge funds are very clear about their position sizing and their exit strategy. I'm sure a lot of retail traders would like to know this. What are the indicators and strategies that you ये क्या स्ट्रेटजी और क्या इंडिकेटर ये यूज़ करते हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं ये। अब देखते हैं क्या ये बताते हैं। use and also teach your students? Don't use any indicators for my trading at all. All of it is price driven. देखो कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने, कही कि कोई इंडिकेटर ये यूज़ नहीं करते, जो भी इंडिकेटर होते हैं वो प्राइस के द्वारा ही चलाए जाते हैं। मतलब जैसे प्राइस मूव करेगा उसके पीछे पीछे ही इंडिकेटर मूव करेंगे। तो आपको मास्टरी किस में करनी है, प्राइस में। यह बात मैं आपको कितनी बार वीडियो में बोल चुका हूँ। आप अगर देखो क्या होता है ना, अगर मेरे बोलने में कई बार वीडियो के अंदर मिस्टेक आ जाती है ना, छोटी सी भी, कोई शब्द बोलना कुछ चाहता हूँ और निकल कुछ जाता है, और मैं ध्यान में ऐसे बना देता हूँ वीडियो, और उसमें तो उसको क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है। लेकिन मैंने ये सब चीज़ें इतनी बार बोली है वीडियो के अंदर, जो कि मैं खुद भी फॉलो करता हूँ ये सब चीज़ों को, कि आपको ये सब चीज़ें मैंने कितनी बार बोला है कि आपको मास्टर करनी है, वो है करनी है कैंडलस्टिक के ऊपर, प्राइस के ऊपर, कि कैंडल्स किस तरीके से मूव कर रही है, वो आपको सबसे पहले बताएंगे, सबसे बेस्ट होता है ये सब चीज़ देखो। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स, या इनमें से कौन कौन से यूज करते हैं, आप देखो आगे। Chart patterns and candlestick patterns. As far as entry is concerned, I will use the engulfing bar. ये इंगल्फिंग बार यूज करते हैं, जो पिन बार यूज करते हैं, हैमर कैंडल पिन बार जो बोलते हैं वो यूज करते हैं, और इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, इनके ऊपर ज्यादा काम करते हैं। 2-3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, इन पे ज्यादा काम करते हैं। Do use engulfing bar. I do use pin bars as entry patterns. एंट्री के लिए यूज करते हैं बुलिश इंगल्फिंग, पिन बार। The head and shoulders, double tops, obviously by हेड एंड शोल्डर और डबल टॉप्स, ट्रिपल टॉप्स, ये 2-3 पैटर्न है, ये जो पैटर्न्स यूज करते हैं। ओके, कैंडलस्टिक बता दिया, एंगल्फिंग और पिन बार, और पैटर्न्स बता दिए, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप। ओके, definition, triple tops. That's about it. So what is the advice you can give to people to become successful in trading? Come into the game with a very realistic attitude that trading is the most difficult profession. आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे? तो ये बता रहे हैं कि अगर अपन वास्तविकता के साथ अगर आके देखें तो ट्रेडिंग जो है वो दुनिया का सबसे कठिन, सबसे हार्ड एक प्रोफेशन है। ओके, ये इन्होंने बोला है। अभी आगे देखते हैं क्या बोलते हैं इसके बारे में। In the world, you're not going to be successful overnight. आप कभी भी रातों रात सक्सेसफुल नहीं हो सकते इसके अंदर। आपको 3 से 5 साल देने ही देने पड़ेंगे मार्केट को सीखने के लिए और उसमें ट्रेडिंग सीखने के लिए। ओके, ये इन्होंने बोला है अपने एक्सपीरियंस से। मतलब मैं इनकी बातों को इतना ज़्यादा फोकस क्यों करवा रहा हूँ, कोई बंदा है जिसने $20 मिलियन को $943 मिलियन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ये कितना बड़ा नंबर होता है। तो वो कन्वर्ट किया, बिना नॉलेज नहीं हो सकता वो। अगर इनके पास नॉलेज है, इन्होंने ऐसा क्या किया है जिन चीज़ों के ऊपर अपन फोकस करके काम कर सकते हैं। तो आपको मैंने काफ़ी चीज़ें समझाई इस वीडियो के अंदर, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको इस पार्ट में कट किया है, और जो मेन जो चीज़ें हैं जो कि आपको फोकस करनी चाहिए उनको कट करके आपके सामने रखा है। तो होप है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो देखना। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी आप फीडबैक दे सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।